नमस्कार। भारत को अक्सर विरोधाभासों का देश कहा जाता है, पर शायद सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास पानी से जुड़ा है। सोचिए, एक तरफ तो हमारे पास दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहें हैं, और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो आइए, आज भारत के इसी पानी वाले पैराडॉक्स को समझते हैं। ये लाइन तो सबने सुनी होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब हर तरफ पानी ही पानी, पर पीने को एक बूंद नहीं। ये सिर्फ एक पुरानी कहावत नहीं है, ये आज भारत के कई हिस्सों की कड़वी हकीकत है। असल में समस्या कई बार पानी की कमी की होती ही नहीं है, बल्कि पीने लायक साफ पानी की कमी की होती है। और ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई हमारी धरती का 71% हिस्सा पानी है। हम तो एक ब्लू प्लैनेट पर रहते हैं, तो फिर ये पानी का संकट, ये वाटर क्राइसिस, इसकी बातें हम क्यों करते रहते हैं? आखिर इतनी बड़ी पहेली है क्या? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। अगर आप स्पेस से देखें तो हमारी पृथ्वी एक खूबसूरत नीले कंचे जैसी दिखती है। इसकी सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी ही पानी है। देखकर तो यही लगता है कि हमारे पास पानी का अथाह भंडार है, कभी न खत्म होने वाला। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। अनुमान है कि सिर्फ भारत में 2025 तक 20 करोड़ लोग पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे होंगे। ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ पानी से लबालब धरती और दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग प्यासे। यही है वो ग्रेट इंडियन वाटर पैराडॉक्स जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? हमें यह समझना होगा कि मामला सिर्फ बारिश के कम या ज्यादा होने का नहीं है। असली वजहें कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई हैं। देखिए, जब भी हम पानी की कमी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? राजस्थान का रेगिस्तान, सूखे टीले, है ना? पर ये तो आधी ही कहानी है। अब ये फैक्ट सुनिए और ये आपको चौंका देगा। शिलोंग, ये शहर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों चेरापूंजी और मौसिनराम के ठीक बगल में है, और फिर भी शिलांग में पानी की भयानक कमी है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बारिश की कमी नहीं है। तो पानी की कमी को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहली है क्वांटिटेटिव स्कैर्सिटी, मतलब मात्रा की कमी, जहां बढ़ती आबादी और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी ही काफी नहीं है। और दूसरी है क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी, यानी गुणवत्ता की कमी। मतलब पानी तो है, शायद बहुत है, लेकिन वो केमिकल, फैक्ट्री के कचरे और दूसरी गंदगी से इतना जहरीला हो चुका है कि उसे इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। और भारत इन दोनों ही मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है। आज़ादी के बाद जब नया नया भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिससे देश का भविष्य ही बदल जाता। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को एक नाम दिया, आधुनिक भारत के मंदिर। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, बल्कि ये उस दौर की सोच को दिखाता था। ये बांध तरक्की और आत्मनिर्भरता के एक नए युग का सिंबल थे। और फिर बने हीराकुंड जैसे विशालकाय बांध। ये सिर्फ कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें नहीं थीं। नहीं, ये थे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। इन्हें ऐसा डिजाइन किया गया था कि ये भारत की कई सारी मुश्किलों को एक साथ सुलझा सकें। ये थे हमारे प्रोग्रेस के निशान। और इन बांधों से उम्मीदें भी बहुत बड़ी थीं। क्या क्या नहीं करने वाले थे ये? खेतों के लिए सिंचाई, घरों और फैक्ट्रियों के लिए बिजली, शहरों के लिए पानी, बाढ़ से बचाव, यहाँ तक कि मछली पालन और नाव चलाने जैसी चीजें भी। मतलब ये प्रोजेक्ट्स भारत की पूरी तस्वीर बदलने का वादा कर रहे थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर बड़े और शानदार सॉल्यूशन की एक छिपी हुई कीमत होती है। और बहुत जल्द इन आधुनिक मंदिरों की नींव में भी दरारें नजर आने लगी। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साइड इफेक्ट्स भी उतने ही बड़े थे। लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच झगड़े शुरू हो गए, जैसे कृष्णा गोदावरी विवाद। नदियों का जो नेचुरल फ्लो था वो बिगड़ गया, जिससे मछलियों और पानी के दूसरे जीवों को नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि जो बांध बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए थे, कभी कभी वो खुद ही अपने रिजर्वॉयर्स में जमा हुई मिट्टी की वजह से बाढ़ की वजह बनने लगे। तो सवाल यह है कि अगर इन बड़े बड़े बांधों में इतनी दिक्कतें हैं, तो फिर रास्ता क्या है? शायद इसका जवाब हमें भविष्य में नहीं, बल्कि अपने ही अतीत में खोजना होगा, उस पुराने ज्ञान में जिसे हम लगभग भुला ही चुके हैं। और इस ज्ञान का दिल बसा है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त आइडिया में, और वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को सहेजना।
बारिश की हर एक कीमती बूंद को बहकर जाने देने के बजाय उसे पकड़ना और जमा करना। जैसे राजस्थान के सूखे इलाकों को ही ले लीजिए, वहाँ सदियों से हर घर में टांका बनाने का रिवाज रहा है। ये जमीन के नीचे बने टैंक होते थे, जिनमें छतों से बारिश का पानी पाइप के जरिए इकट्ठा किया जाता था। ये सिर्फ वाटर कंजर्वेशन नहीं था, ये तो वहाँ के लोगों के जीने का तरीका था। और ऐसा नहीं है कि ये तकनीक सिर्फ सूखे इलाकों में ही थी। चलिए अब चलते हैं मेघालय, जहां खूब बारिश होती है। वहां भी लोकल नॉलेज का एक कमाल का उदाहरण मिलता है। ये है 200 साल पुरानी बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और ये सिस्टम काम कैसे करता है वो भी बड़ा मजेदार है। झरनों के पानी को बांस के पाइपों में लाया जाता है। फिर बांस के चैनलों का एक पूरा जाल बिछा होता है जो पानी को सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाता है। पाइप्स की पोजीशन बदलकर पानी के बहाव को कंट्रोल किया जाता है और आखिर में यह सिस्टम 1 मिनट में 20 से 80 बूंदें सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। सोचिए, एक बूंद भी बर्बाद नहीं। ये कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर की गई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो आज हम एक तरह के चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता जाता है विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है सदियों पुराने देसी ज्ञान की तरफ। हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? अच्छी बात यह है कि अब सोच थोड़ी बदल रही है। आज जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलें एक मिला-जुला रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही हैं। वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्युनिटी के साथ मिलकर किए जाने वाले पानी के बचाव के तरीकों से जोड़ रही हैं। तो मतलब साफ है, इस समस्या का कोई एक जादुई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मैजिक बुलेट नहीं है। भविष्य का रास्ता बड़े प्रोजेक्ट्स और लोकल तरीकों के बीच एक बैलेंस बनाने से ही निकलेगा। हमें असल में दोनों की जरूरत है। तो आखिर सवाल वहीं आकर रुकता है, पानी का भविष्य किसमें है? कंक्रीट से बने विशालकाय मंदिरों में या फिर बारिश की एक एक बूंद में छिपे सदियों पुराने ज्ञान में? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।